तो जिसका सुर खराब वो असुर। बीजेपी को जो हराएगा वो हमारा साथी है। ये मज़ारात को तोड़ के या मस्जिदों को हटा के ये क्या संदेश देना चाहते हैं? किसी को भी हाथ ना लगाया जाए, ऐसा ना हो कि किसी दिन जनता ही खड़ी हो जाए। हम लोग पहले से बहुत सॉफ्ट हैं, बस अब हार्ड होने की जरूरत है, हार्ड होने की। 80 के 80। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या अखिलेश यादव 2024 चुनाव में यूपी में मोदी का विजय रथ रोक देंगे? अखिलेश यादव ने कहा है कि अब सॉफ्ट की नहीं हार्ड बनने की जरूरत है। तो क्या अखिलेश की हार्डकोर वाली पॉलिटिक्स यूपी में खेला कर देगी? कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। वजह बिल्कुल साफ है, देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने इनमें से 71 और 2019 में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। 2024 में यूपी से बीजेपी का सफाया कर देगी। सुनी, आपने कहा 80 सीटें हराएंगे, तो समाजवादी पार्टी ये शिविर और ट्रेनिंग कराने के बाद कितनी सीटें जीत रही है आपके हिसाब से? जो 80 के 80 ये वोट हमारे पास है, पार्टी के पास वोट है, वोट मिल ही रहा है। हर कितने से 1000 लोग। स्ट्रेटजी क्या है कि बसपा से इसको टिकट दिला दो, एमआईएम से इसको टिकट दिला दो, ये स्ट्रेटजी है। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, उनके 80 के 80 सीटें जीतने के दावे को भी आपने सुना। लेकिन सवाल उठता है कि जो सपा लोकसभा चुनाव में 35 से ज्यादा सीटें कभी जीत नहीं पाई, गठबंधन फॉर्मूला आज तक कभी काम नहीं आया। सपा को लेकर क्षेत्रीय दलों में हाल फिलहाल में खासी नाराजगी की भी बात सामने आई। यूपी के लड़के वाला प्रयोग आपको याद होगा, वो भी पूरी तरह फेल हुआ। बुआ बबुआ का फॉर्मूला आया, वो भी काम नहीं आया। सपा के गढ़ रामपुर, कन्नौज, आजमगढ़ हार गए। अखिलेश यादव 2024 में सभी 80 सीटें जीतने का दावा। सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिरकार किस आधार पर। अब अखिलेश यादव की एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव नैमिषारण्य में थे, वहां पर उन्होंने पूजा पाठ की, आरती की। ये तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी की ओर से सवाल पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रहे हैं? तो अखिलेश यादव ने कहा कि अब सॉफ्ट की नहीं हार्ड बनने की जरूरत है। लगे हाथ अखिलेश यादव ने 2024 चुनाव सुर असुरों के बीच होने की बात कह दी। सुनिए, ये नया शब्द कोई इजाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो कह रहे हैं कि आप भी लगता 100 हिंदू के रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले से बहुत सॉफ्ट हैं, बस अब हार्ड होने की जरूरत है, हार्ड होने की। ये सॉफ्ट वाला मामला चलने वाला नहीं है। इस तीर्थ स्थान पर खड़े होकर के मैं यही कह सकता हूं, असुर वही हैं जो अत्याचार करते हैं, असुर वही हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। और ये स्थान हमें वो पौराणिक की याद दिलाता है कि असुरों का भी असुर यहाँ नहीं हुआ। यहाँ कहा जाता है कि असुरों का खात्मा हो गया था, और यहाँ असुर भी किसी तरह का कोई भी अटैक नहीं कर सकते। नए जमाने के हिसाब से कहेंगे अंग्रेजी में अटैक। तो जिसका सुर खराब वो असुर। तो क्या 2024 का चुनाव देवासुर संग्राम की तरह होगा? सवाल तो यह भी है कि हार्ड बनने की बात के बीच अखिलेश किसको नहीं घबराने की बात कर रहे हैं। अखिलेश को कहीं यह डर तो नहीं कि मुस्लिम वोट बैंक उससे नाराज हो जाएगा? लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव के 80 सीट जीतने के कॉन्फिडेंस के पीछे की बड़ी वजह क्या है। एक तस्वीर और आपके सामने है। अखिलेश यादव जिस बस के सहारे लोगों के बीच जा रहे हैं, उस पर बड़ा बड़ा लिखा है जातीय जनगणना रास्ता
तो क्या उन्हें लगता है कि जातीय जनगणना का उनका मुद्दा काम कर जाएगा, ये रास्ता उन्हें सत्ता तक लेकर जाएगा? उन्होंने अपनी बस पर लिखवा रखा है। या फिर इन सबसे अलग अखिलेश यादव एमवाई समीकरण के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि यादव समाज तो उन्हें वोट करेगा ही, मुस्लिम वोट उन्हें एकमुश्त मिल जाए। इसीलिए उनके दो नेता शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन लगातार भड़काऊ बयान देते रहते हैं। सुनिए सांसद एसटी हसन का एक ताजा बयान। ये मज़ारात को तोड़ के या मस्जिदों को हटा के ये क्या संदेश देना चाहते हैं? देश में क्या माहौल बनाना चाहते हैं? और जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, मेरा ये मानना है कि किसी को भी हाथ ना लगाया जाए। ऐसा ना हो कि किसी दिन जनता ही खड़ी हो जाए, जिस तरह से श्रीलंका में बाहर निकल आई थी पब्लिक। लगता है मुझे हिंदुस्तान में भी वो वक्त आ रहा है कि जब सब लोग बाहर निकल आएंगे। अब सोचिए, जो अवैध मजारें थी उन पर उत्तराखंड सरकार ने कार्रवाई की है, उन पर बुलडोजर चला। क्या जरूरत थी ऐसा बयान देने की? क्या ये मैसेजिंग हो रही है अपने नेताओं के जरिए? इन सबके बीच 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों के नेता पटना पहुंच रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की कवायद में लगे बिहार के मुख्यमंत्री ने जिन पार्टियों को बुलावा भेजा है, कुछ नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी खुद होंगे, जो जानकारी आ रही है। तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी खुद होंगी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद होंगे। एनसीपी की ओर से शरद पवार खुद होंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल खुद होंगे। लेकिन एक अलग तस्वीर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में देखने को मिली कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से अपना दावा खुद ही ठोक दिया। शिवसेना उद्धव गुट की ओर से उद्धव ठाकरे खुद होंगे। डीएमके की ओर से एमके स्टालिन खुद होंगे। जेएमएम की ओर से हेमंत सोरेन खुद होंगे। सीपीआई की ओर से डी राजा खुद होंगे। सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य, इन सभी नेताओं के पहुंचने की जानकारी है। सवाल यह है कि क्या नीतीश ने कांग्रेस और बाकी दलों को गठबंधन के ऐसे फॉर्मूले पर क्या तैयार कर लिया है जो सभी क्षेत्रीय दलों को मंजूर हो? क्या सिर्फ बीजेपी से लड़ने के लिए बड़ी पार्टियां अपनी सीटों की कुर्बानी देने को तैयार हो जाएंगी? 2024 के रण में विपक्ष का मोदी रोको प्लान और पीएम मोदी का काउंटर प्लान क्या है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। कुछ बड़ी बातें आपके सामने मैं रख देता हूं जल्दी से, कुछ बड़े पॉइंटर्स। 450 सीटों पर मोदी वर्सेस वन की फाइट चल रही है। 300 सीट पर क्या जीत मिलेगी, ये सारी बातें हैं। पूरा विपक्ष एक तरफ होगा। विपक्ष का प्लान यह है, बीजेपी की ओर से प्लानिंग है कि एनडीए को मजबूत किया जाए, उत्तर के राज्यों में घेरा जाए बीजेपी को, उत्तर में 2019 को दोहराया जाए। ये मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का ये काउंटर प्लान है। विपक्ष का प्लान यह है कि दक्षिण में बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया जाए। लेकिन दक्षिण में कितनी सीटें बढ़ा सकते हैं, ये तमाम बातें ग्राफिक्स पर लगातार आपके सामने आती रहेंगी। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल यह होगा कि क्या मुस्लिम वोट के बूते सपा यूपी में खेला कर देगी? सवाल यह भी कि अखिलेश हार्डकोर बनेंगे तो क्या मोदी को रोक लेंगे क्या? सवाल यह भी कि 2024 की लड़ाई सुरासुर पर क्यों आई? और सवाल यह भी कि किंग नहीं तो किंग मेकर, क्या अखिलेश की मुट्ठी में होगी चाबी? क्योंकि दिल्ली का रास्ता तो यूपी से होकर जाता है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता मौजूद हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू के नेता, दानिश कुरैशी एमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब राकेश त्रिपाठी जी स्टूडियो में मौजूद हैं तो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। अब तो आप लोगों को डर जाना चाहिए, 80 की 80 सीटें सपा जीतने जा रही है, अखिलेश यादव का दावा। 80 की 80 जीतने नहीं जा रही है, 80 की 80 हारने जा रही है। क्योंकि एक सीट उत्तर प्रदेश में ऐसी बची हुई है, मैनपुरी, जहां पर सबसे ज्यादा आश्वस्त है अखिलेश यादव जी की मैनपुरी उनका गढ़ है। क्योंकि एक एक करके जिसको गढ़ माना करते थे वो रामपुर था, रामपुर को ढहाने का काम हमने किया है। वो आजमगढ़ था, आजमगढ़ को ढहाने का काम हमने किया है। कांग्रेस पार्टी भी अपना गढ़ मानती थी, अमेठी, उसको हमने ढहाने का काम किया है। हमारे लिए इस बार प्रायोरिटी में है कि हम रायबरेली और मैनपुरी कैसे हम ये इनके हाथों से छीन लें और यहां पर भी भगवा ध्वज भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल वहां पर खिला दें। आज अखिलेश यादव जी किस तरह से भ्रम की अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं। वो 2 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं। रिजल्ट फिर यही होता है कि अंततः वो पीछे ही दिखाई पड़ते हैं। अब अखिलेश यादव जी सुर और असुर की बात कर रहे हैं और नई थ्योरी दे रहे हैं कि जो सुर में नहीं होगा वो असुर होगा। जबकि असुर की सच्चाई क्या है? असुर वो होगा जिसको धर्म के कार्यों से हमेशा अरुचि होगी, उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम करेगा। क्या यह सच नहीं है कि राम भक्तों पर गोली चला करके असुर होने का प्रमाण समाजवादी पार्टी ने दिया है?
क्या यह सच नहीं है कि जिस तरह से पिछले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता वो रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, साधु संतों को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, असुरों के काम जिनको पौराणिक जिनकी व्याख्या मिलती है वो भी इसी प्रकार के हैं ना। नहीं राकेश जी, ये बात सारी उठी थी क्योंकि नैमिषारण्य में थे, पूजा पाठ कर रहे थे, आप लोगों की ओर से ही पूछ लिया गया कि हिंदुत्व के रास्ते पर बढ़ रहे हैं क्या, इसलिए बेचैनी तो नहीं? नहीं, इसलिए क्योंकि एक इंटरव्यू के जवाब में, सब पत्रकार के सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने स्वयं कहा था कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता। अब चुनाव का जब नजदीक आता है, शोर होता है, तो राजनीतिक गतिविधियों के साथ जब मंदिर जाते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। और यह बात स्पष्ट है कि अखिलेश यादव की आस्था भगवान में नहीं है, इस बात को स्वयं कह चुके हैं। और उनके कर्तव्यों, उनके जो कृतित्व है ना, उससे साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपमान करते हैं गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का, जब साधु संतों पर टिप्पणियां करते हैं तो अखिलेश यादव मंद मंद मुस्कुराते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का ओहदा उनको देकर के प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। स्पष्ट है कि वो मजहबी तुष्टीकरण के अपने एजेंडे पर चल रहे थे, उसी पर चलते रहेंगे। ये तो केवल दिखावा है, ठीक है, फैलाने की कोशिश है। राजकुमार भाटी जी, एक विश्लेषण हमने शुरू में दिखाया था कि कैसे आप लोगों के सारे फॉर्मूले फेल हो गए। अब एक पूजा करते हुए तस्वीर आई, राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं एक तरीके का स्टंट है। सवाल यह कि ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं साबित होगा? राकेश त्रिपाठी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और पंडित भी हैं, विद्वान भी हैं और पंडित भी हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या सुर और असुर की अभी बताया, मैं बहुत गौर से सुन रहा था। तो राकेश जी से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि रावण सुर था या असुर था? कृपया ये स्पष्ट कर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राकेश त्रिपाठी जी बताएं, रावण सुर था या असुर था? देखिए, आपने विद्वान और पंडित जब कहा ना, तो ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, ये दो अलग अलग शब्द नहीं होते हैं। जो पंडित है वो विद्वान है, जो विद्वान है वो पंडित है, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि सवाल ही अपने आप में अलग अलग हो जाएगा। रावण असुर है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है वो असुर ही होगा, वो सुर नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। रावण रामायण पढ़ो राकेश त्रिपाठी जी, हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, क्योंकि आपने तो ऐसी जाति में जन्म लिया, आपको पैदा होते ही विद्वान का वो मिल जाता है सर्टिफिकेट। हम जैसे लोगों को सिद्ध करना पड़ता है कि हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। रामायण को गौर से पढ़ो। रावण सुबह उठता है, सबसे पहले मंदिर में पूजा करता है, सारे धार्मिक संस्कार करता है, शिव को कई बार प्रसन्न किया, शिव से वरदान प्राप्त किए, तमाम जो धार्मिक पोशाक धारण करता था। तो आप क्या कहेंगे? यानी कि कुछ असुर लोग भी धार्मिक पाखंड का दिखावा करके, धार्मिक पूजा पाठ का दिखावा करके लोगों के हकों का अपहरण कर लेते हैं। रावण के राज में महिलाएं दुखी थीं, महिलाओं का अपहरण करता था, महिलाओं को परेशान करता था, ऋषि पत्नियों को उठा ले जाता था। ये सारे उल्लेख हमें मिलते हैं। रावण अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता था। अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ कोई शिकायत सुनता नहीं था, कोई कार्रवाई करता नहीं था। केवल जो उसके विरोधी थे, चाहे वो भगवान श्री राम थे, रावण कौन है? उनके ऊपर प्रहार करता था। रावण कौन है भाटी जी आपके हिसाब से? तो रावण के सारे गुण भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं। रावण कौन है आपके हिसाब से? सारी विशेषताएं भारतीय जनता पार्टी नहीं, नेता का नाम ले लीजिए। झूठ बोलना, पहले के समय में हाल फिलहाल में मल्लिकार्जुन खड़गे तुलना कर चुके हैं। अभी तो आप लोग 23 जून को जाएंगे, वहां पर मुलाकात भी होगी उनसे। तो रावण कौन आपके हिसाब से? अब राकेश जी, आप हमें जितना टाइम दिए करो, हमारी बात नहीं, मैं आप ही के पास हूं सर। एक छोटा सा सवाल किया, 1.5-2 मिनट देने के बाद। राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं बीजेपी का पक्ष करने के लिए, तो राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं। अरे मैं आपसे पूछा कि रावण कौन बीजेपी में, तो इसमें बीजेपी का पक्ष लेना कहां से हो गया भाई? मैंने आपसे पूछा रावण कौन बीजेपी में, तो इसमें बीजेपी का पक्ष लेना कहां से हो गया? अब मैं दूसरी बात का जवाब देता हूं। कृपया 1 मिनट, कृपया निवेदन है, 1 मिनट का टाइम और दें। अब मैं दूसरे आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा कैसे संभव है? आपने पिछला इतिहास बताया कि 2022 में विधानसभा में क्या हाल हुआ, 2017 में क्या हाल हुआ, 2014 में क्या हुआ। राकेश पांडे जी, मैं बहुत गंभीरता से आपको बताना चाहता हूं कि आमतौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद लोकसभा चुनाव होते हैं। 2014 में बीजेपी लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी ने 71 सीटें जीती। उससे 2 साल पहले 2012 में विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी को मात्र 47 सीट मिली थी, बीजेपी को मात्र 15% वोट मिले थे, बीजेपी के 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। अगर 15% वोट और 47 सीट लेने वाली पार्टी 71 सीट जीत सकती है,
तो हमें तो 125 सीट मिली उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में और 37% वोट मिला, तो हम उम्मीद क्यों नहीं कर सकते कि हम 80 के 80 जीतेंगे? नहीं उम्मीद आपके सवाल का जवाब है जो नहीं उम्मीद करने की मनाही थोड़े नहीं है। मेरी शुभकामनाएं सबको है सर, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, मैंने सिर्फ ये पूछा था सर। आपको भी शुभकामना, राकेश जी को भी शुभकामना, जितनी पार्टियां सबको शुभकामना सर। जिनके मुद्दे लोगों को पसंद आ जाए उनको जिता दें। मैंने सिर्फ पूछा था कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं। हर्षवर्धन जी, आपकी राय इस पर, ये ओवर कॉन्फिडेंस का खेल तो नहीं है ना? नहीं, मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस जैसा शब्द नेताओं के लिए उपयोग करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। कभी कोई नेता मिला क्या जो कहेगा कि हमारी पार्टी हार जाएगी? अभी आप पता नहीं, शायद AIMIM के भी प्रवक्ता हैं, उनसे पूछिए, वो भी कहेंगे कि हम बड़ा अच्छा करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी होती तो वो भी कहती कि हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि जनता के सामने किस पार्टी का भरोसा कितना दिख रहा है। ये ठीक बात है कि भाटी जी जो उदाहरण दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 47 सीट पर रह गई थी, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसके बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे, वो किस तरह से लोगों के सामने एक तरह से कहेंगे मजबूती से दिखने लगे थे। उसके लिए किसी टीवी की बहस की जरूरत नहीं थी, कोई तर्क रखने की जरूरत नहीं थी, कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी। आज जब हम कह रहे हैं तो 2022 में अखिलेश यादव एक तरह से पूरा विपक्ष लग रहा था, सब कह रहे थे कि नहीं एकदम जीत जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। वो क्या नाम है उनका, योगेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा हमने इतनी अच्छी पिच तैयार करके दी थी, अब अखिलेश नहीं खेल पाए उस पर तो क्या करें, यानी कृषि कानून विरोधी आंदोलन वाली। इस सब के बावजूद वो स्थिति थी। आज जहां हम खड़े हैं उसमें अखिलेश यादव के इस 80 के जिसको हम कहते हैं ना कि आंकड़े को सुनकर इसको सिर्फ यही कहा जा सकता है कि नेताजी हैं, कुछ भी बोले, अपनी पार्टी है उनके लिए कुछ भी बोले, लेकिन जमीन पर समाजवादी पार्टी के लिए सीटें बचाना बहुत मुश्किल है, बढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक का खेला भाटी जी, मैं आपसे उस पर सवाल करूंगा, लेकिन राजीव रंजन जी एक सवाल सर, 23 तारीख को जुटान हो रहा है, सभी पार्टियों के प्रमुख बड़े नेता पहुंच रहे हैं, मनमुटाव आ रहा है, केजरीवाल जी ने अलग एक दावा ठोक दिया, टीएमसी कांग्रेस के बीच में अलग रस्साकशी चल रही है, जुटा तो रहे सर, एक मंच पर ला तो रहे हैं, लेकिन एक साथ चुनाव लड़ पाएंगे, एक नेता तय कर पाएंगे क्या? देखिए, ये तो पहले ही आपको जानकारी मिल चुकी है। ललन सिंह जी ने कहा है चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर निर्णय होगा, इसलिए अब इस बहस को उस दिशा में मुझे नहीं लगता ले जाने की जरूरत है, और यही बयान लगभग शरद पवार जी ने भी दिया है। अब जहां तक जो नेता पटना आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत क्षमता में, चाहे वो व्यक्तित्व का सवाल हो, चाहे उनका जो अनुभव है, जो उनकी प्रशासनिक कुशलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादातर नेता ज्यादा अनुभवी और बेहतर प्रधानमंत्री देश के साबित हो सकते हैं। ये गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, यह अद्भुत दृश्य है, और 23 की जो बैठक है, मुझे ऐसा लगता है अगर सब लोग आ रहे हैं तो निसंदेह इसकी गंभीरता को राकेश पांडे जी देश भी समझ रहा है। ठीक, और अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो शायद आप और आपका चैनल भी समझ रहा है। नहीं, हम बिल्कुल समझ रहे हैं सर, लेकिन एक क्लिप मैं आपको सुनवाता हूं, एक क्लिप आपको सुनवाता हूं सर। तेजस्वी यादव ने मुस्लिमों को लेकर क्या कुछ कहा, एसटी हसन ने क्या कुछ कहा, मैं उस पर आऊंगा कि खेला क्या चल रहा है, लेकिन एक क्लिप दिखाता हूं सर। ये सवाल मैंने क्यों पूछा था, जरा वो क्लिप प्ले करिए। कल हमारे ही चैनल पर सवाल पब्लिक का डिबेट में किस तरीके से तू मैं हुई, वो जरा एक सीन आपको दिखाता हूं सर, छोटा सा क्लिप है। मरिएगा गांधी चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा, गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं, गांधी परिवार को बेइज्जत करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, सब मुस्कुरा रहे हैं पैनल पर। केसी त्यागी जी, अब आपने देख लिया, ये ट्रेलर है 23 जून का। प्रधानमंत्री बनेंगे आप, ऐसे दो पैसे के दो कौड़ी के लफंगे आपके टेलीविजन चैनल पे आएंगे। टीएमसी, इसको कौन जानता है? बंगाल से बाहर टीएमसी को एक वोट मिलेगा, कहीं पार्षद है? शर्म नहीं आती? 2 कौड़ी के लोग, आपके दिमाग का दिवालिया निकल शट अप, यू शट अप, बेवकूफ, अबे बंचर है तू, बंदर है तू, अरे तू अकल का दिवालिया, तू बंचर है, अरे तू बंचर है, बेवकूफ आदमी,
बदतमीज आदमी, 2 कौड़ी की तेरी हैसियत नहीं है। तुझे जानता कौन है? प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करेगा, गांधी परिवार पर टिप्पणी करेगा, तुझे शर्म नहीं आती? अबे लफंगे, लुच्चे, टपोरी, बंगाल हिंदू विरोधी पार्टी, अबे हिंदू विरोधी पार्टी, तुम हिंदुओं को मारना चाहते हो, बंगाल में हिंदुओं को तमाम कत्लेआम कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे लोगों को क्यों चैनल पे डिबेट में बकवास कर? अबे दिवाला तेरा निकलेगा, अकल का दिवाला तेरा निकल रहा है। गांधी परिवार को गाली दे रहा है, प्रियंका गांधी को गाली दे रहा है, प्रियंका गांधी को बेइज्जत कर रहा है, शर्म नहीं आती? 2 कौड़ी का आदमी तुझे। काफी है कांग्रेस को डुबाने। अरे चुप रहे, कांग्रेस देश में बीजेपी को हटाएगी अकेले। मोदी को हमें हटाना आता है। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों से हमें कोई मदद नहीं चाहिए। विपक्षी एकता करेगा ये। अबे चल काम कर अपना, फालतू की बात करता है। ऐसे लोग माफ कीजिएगा, कोई भी प्रवक्ता जो पैनलिस्ट है इस पैनल पर है, हमारे लिए सब सम्माननीय है। मैं आचार्य जी बहुत सम्मान करती हूं आपका, बहुत इज्जत करती हूं आपकी, और मैं स्वयं पुरोहित जी आपसे भी कहूंगी, उम्र में जब छोटे होते हैं तो हमें थोड़ा सा संतुलन रखना चाहिए। तो चलिए, ये एक छोटा सा क्लिप सुनवाया। अब राजीव रंजन जी, आपने सुन लिया होगा सर किस तरीके से तू मैं पता नहीं क्या क्या अपशब्द कहे गए। दूसरी बात है, मैं एक सवाल इसमें ऐड कर देता हूं अपनी टिप्पणी के साथ। तेजस्वी यादव ने अभी 1-2 दिन पहले कहा था कि मुस्लिमों को इस देश से भगाने की कोशिश हुई, वोटिंग का अधिकार छीनने की कोशिश हुई, मुहिम चलाई गई है। कब मुहिम चली सर, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। क्या यह सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का खेला है? दोनों सवालों का जवाब सुनिए ना, पहले आप 23 की बैठक पर मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। जब ये कोई हुकूमत 24 के बाद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी, तो फिर ऐसे सवाल समाचार माध्यम बहुत ज्यादा पूछेंगे नहीं। और मैं एक बात आपको बता रहा हूं राकेश पांडे जी, आपने गिरिराज सिंह का बयान सुना है? गोडसे पर कोई चर्चा करेंगे क्या आज? सर, उस पर हम कल चर्चा कर चुके थे। बीजेपी के प्रवक्ता नेता थे प्रेम शुक्ला जी, उनसे मैंने सवाल पूछा था। और सुनिए, सिर्फ गिरिराज सिंह नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी सवाल पूछा था। तो प्लीज डिबेट को डिटेल मत करिए सर। जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। ऐसे तू मैं हो रही है। विपक्षी एकता को लेकर क्या बात कही प्रमोद कृष्णन ने, वो भी आपने सुना। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, वो उस पर सवाल पूछ रहा हूं सर। मैं बिल्कुल तेज आवाज में नहीं सर, लेकिन मैं बिल्कुल ये पसंद नहीं करूंगा कि मेरे डिबेट को कोई डिटेल करे। सिर्फ गिरिराज सिंह पर नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी सवाल मैंने पूछा था। एक और नाम ऐड कर देता हूं सर, लेकिन वो कल की बात थी। आज के मुद्दे पर डिबेट करिए। प्रसन्न होने या ना, आप सुनिए ना राकेश जी, इस तरह के अहंकार से मुक्त हो जाइए। नहीं, कोई अहंकार नहीं है सर, कोई अहंकार नहीं है। यह अहंकार आपका हो सकता है कि मेरे सवाल को आप स्किप कर रहे हैं, नहीं जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक साथ एक मंच पर हाथ उठाकर फोटो खिंचवा लेना बहुत आसान है सर। उसके बाद ऐसी तस्वीरें हमने बहुत देखी हैं। इसके लिए काम कर रहे हैं ना, बेनकाब मत होइए। नहीं, मैं बेनकाब नहीं हो रहा। ये क्लिप देखने के बाद और मेरे सवाल का जवाब नहीं देने के बाद आप बेनकाब हो रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर सर एक शख्स बहुत सीनियर है और हम लोगों से सीनियर है और निष्पक्ष भी है। हर्षवर्धन जी, कौन बेनकाब हो रहा है? मैं आगे बढ़ता हूं दानिश भाई के पास, लेकिन हर्षवर्धन जी, कौन बेनकाब हो रहा है? मेरे सवाल को स्किप कौन कर रहा है? नहीं देखिए राकेश, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब सबके बाद एक मिनट, ये क्या होता है राजीव जी? डिबेट छोड़कर भागने से कुछ नहीं होगा सर, बैठे रहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, डिबेट छोड़कर भागने से कुछ नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे एक्सपोज कौन हो रहा है। मैं बेनकाब नहीं हो रहा था, आप बेनकाब हो रहे हैं। मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है, जो टीम हमारी मौजूद है उनसे कहिए सर बैठे, मेरे सवाल उसी तरीके से सामने आएंगे। आप बैठिए, डिबेट का हिस्सा बनिए। हर्षवर्धन जी, देखिए ये बड़ा आश्चर्य, मतलब मुझे कई बार लगता है ना कि आप सीधे, आपको तय है, और ये कुछ नेताओं की आदत हो चुकी है, उनको पत्रकारों पर निशाना साध लेना है, एंकर पर निशाना साध लेना है। अरे भाई, आप जिस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप कह दीजिए कि ये सवाल हमारे, उसको हटा दीजिए, नहीं करेंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे। एग्जाम वगैरह में होता है ना, अब अगर नहीं करेंगे जनता देखेगी, पास होंगे कि फेल होंगे, उसके हिसाब से कॉपी चेक हो जाएगी। लेकिन ये कहना कि ये सवाल ही गलत बना दिया, पेपर ही गलत बना दिया, लोकतंत्र में ये होता नहीं है। और पत्रकार तो सवाल पूछेगा। फिर सवाल यह है कि पत्रकार का सवाल कोई अपने मन का नहीं है, बाकायदा नेताओं की तू मैं वो उनकी हुई है। इसमें कोई मीडिया वाला है या कोई पत्रकार तो उसमें शामिल था नहीं, उसका जवाब भी नहीं देना है। यानी तय करके आए कि इतना ही बोलेंगे, यही करेंगे, तो भाई फिर रोज टीवी की डिबेट क्यों करना? फिर तो ये है कि अपना कैसेट जारी कर दीजिए, वीडियो जारी कर दीजिए और सब देश सुनेगा।
लेकिन ऐसे होता नहीं है। आज के समय में लोकतंत्र को इस तरह से चलाने की कोशिश अब पहले की तरह चलती नहीं है। शायद इसी वजह से राजनीति बदली है, तो लोगों को दिक्कत भी हो रही है। दानिश कुरैशी, 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीत लेगी तो सर यूपी में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि वो बात करते हैं मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, और चर्चा किस पे हो रही है? सुर और असुर की। अब बता दीजिए कि क्या सुर और असुर में विश्वास क्या पूरा प्रदेश रखता है, पूरा देश रखता है? अरे आपकी आस्था हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है उससे, लेकिन सवाल ये है कि आपकी आस्था और लोगों की जो परिस्थिति है, इन दोनों के बीच का जो फर्क है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि प्रदेश में दलित, मुसलमान, आदिवासी, पिछड़े, इनके जो हालात है उस पर बात होने के बजाय वो ये बात कर रहे हैं कि भाई अब हम सॉफ्ट पे जाएंगे या हार्ड पे जाएंगे। अरे तो हार्ड तो आप इतने हो ही गए हैं, जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो तो नजर ही आ रहे हैं। सपा की सरकार के अंदर में जिस तरह से मुसलमानों के हालात बने, तो वो क्या वो हार्डकोर हालात नहीं थे? सारी दुनिया वाकिफ नहीं है इन चीजों से। तो उन चीजों से बचने के बजाय, उसमें सुधार करने के बजाय जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप ये बात करिए कि आप प्रदेश में क्या देंगे मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, जो भी जातियां उन लोगों को। उसके बजाय वो ये कह रहे हैं सुर और असुर की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए कहां ले जाना चाहते हैं वो देश को। राकेश त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, खुशी बहुत हो रही होगी, क्योंकि यहां पर MIM SP अपोजिट, राजीव रंजन डिबेट छोड़कर चले गए। एक सवाल विपक्षी एकता को लेकर पूछा तो देखिए राकेश जी, 21 जून को पूरी दुनिया विश्व योग दिवस के नाते योग करने वाली है। ये योग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन 23 तारीख को भारत के भीतर विपक्ष एक प्रयोग करने वाला है। ये प्रयोग विपक्ष के लिए भी और समाज के लिए भी हानिकारक है, और ये स्पष्ट है। ये नाम की घोषणा इसीलिए नहीं कर रहे। नाम की घोषणा कर दें तो ये एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना, हाथ उठाकर फोटो खिंचाने वाली, नाम की घोषणा कर दें तो ये फोटो भी नहीं खींचने वाली, ये दुर्लभ हो जाएगी, ये फोटो भी नहीं मिलने वाली। इसलिए सच्चाई यही है कि कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। ये कोशिश करें, अपनी पार्टियां नहीं बचा पा रहे, अपनी पार्टी इतनी अंतर्द्वंद्वों से घिरी हुई है। ठीक है, आज कांग्रेस एक ब्रेक, बड़ी चर्चा जारी है। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और इस हिस्से की शुरुआत भाटी जी मैं आपसे करता हूं। SD हसन साहब ने कहा है कि धार्मिक स्थलों को ना छुएं, धमकी दी है कि लोग सड़कों पर उतर आएंगे। उत्तराखंड में अवैध मजारों पर जो बुलडोजर चला उस पर वो बोल रहे थे। अब जो मजार है ही नहीं, उसके नीचे कोई है ही नहीं, सरकार को जानकारी मिली, कार्रवाई अगर कर दी और इस तरीके की बात, लोग सड़कों पर उतर आएंगे, देख लेंगे श्रीलंका जैसे हालात। ये धमकी नहीं तो और क्या है? और क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए? जो अगर अवैध है तो सरकार को हक है कि उसे हटाए, लेकिन जो रिपोर्ट, जो सर्वे कराया उत्तराखंड सरकार ने, उसमें कुछ मजारें अवैध पाई गई और उनसे 4 गुने ज्यादा मंदिर और मठ अवैध पाए गए। तो दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाकी अवैध के समर्थन में तो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो राजीव रंजन जी आ गए क्या डिबेट में वापस? नहीं आ रहे हैं वो। अखिलेश यादव जा रहे हैं तो कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जा रहे हैं पटना, तो बोलिएगा कि भाई पूछे की डिबेट छोड़कर क्यों भाग गए? नहीं, मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ, राकेश जी, और आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, डिबेट अच्छी भी कराते हैं, लेकिन कई बार आप जो नहीं ज्यादा रिजिड हो जाते हैं और बिल्कुल एक तरफा सवाल पूछने लगते हैं। नहीं सर, मैं अपने सवाल को लेकर भाटी जी, मैं आपसे भी रिजिड रहता हूं सर। मैं हर पैनलिस्ट से अगर कोई डिबेट डिरेल करेगा सर तो मैं रिजिड रहता हूं अपने सवाल को लेकर। आप अपना ओपिनियन रखिए सर, मुझे कोई गुरेज नहीं है। देखिए, आप अपना एजेंडा रखिए, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसमें मेरे सवाल का जवाब आना चाहिए सर। नहीं आएगा तो मैं रिजिड रहूंगा। ये अपना स्वभाव भी होता है। हमारी आपकी बहुत गर्मा गर्मी बहुत डिबेट में हुई है, लेकिन कभी मैं डिबेट छोड़ नहीं सकता, कभी नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला सर आपसे। मुकाबला करना चाहिए। लेकिन जो हर भाटी जी, आज तो कोई मुझे वजह भी नहीं दिखी, मुझे तो हंसी आ रही है। कुछ हो गया होता, कुछ तू मैं होती, कुछ कोई एक दूसरे के खिलाफ। आज क्या वजह थी? आज वो क्यों चले गए? अगर आपको समझ में आया हो तो बताइए ना जरा, हम लोग समझना चाह रहे हैं। ठीक, भाटी जी, मेरे सवाल का जवाब भी हर्षवर्धन जी की बात के साथ। दो वाक्य में वही बता। मंदिर पर आपके हिसाब से कुछ मंदिर अवैध थे, उस पर नहीं हुआ तो दिक्कत इसलिए है कि मंदिर पर बुलडोजर नहीं चला। मजार जी इसके नीचे कोई था ही नहीं, उस पर चल गया, दिक्कत है? नहीं, मैंने तो सवाल का जवाब दे दिया, आपको पूरा जवाब दे दिया।
मैंने राकेश पांडे जी आपके सवाल का पूरा जवाब दिया है और कोई पार्टी का प्रवक्ता आमतौर पर इस तरह देता नहीं जितनी साफ गोई के साथ मैंने दिया। नहीं वो तो उसके हम लोग भी लेकिन कायल आप हैं। फिर वही बात हो जाएगी राजीव रंजन वाली। आप एक ही बिंदु पर अगर टिकाए रखेंगे डिबेट को, आप केवल उन बिंदुओं पर जोर देते हैं जहां विपक्ष को घेरा जा सके। आप ऐसे तो हमारे खिलाफ अगर 5 बिंदु हैं तो 10 बिंदु सत्ता के खिलाफ भी होते हैं। सत्ता के खिलाफ किसी बिंदु पर आप कभी नहीं अड़ते। आपने राकेश त्रिपाठी से पूछा कि उत्तर प्रदेश में 50 किलो चांदी लूटी गई व्यापारी से और वो इंस्पेक्टर के घर से बरामद हो गई। लीजिए, आप ही से आप कह रहे हैं तो मैं यही सवाल उनके सामने रख देता हूं। सांसद ने पुलिस चौकी अरे में छोड़ जाके दीजिए, पुलिस मैं वालों की यही पिटाई सवाल, मैं अपना सवाल अब राकेश त्रिपाठी जी से पूछ ही नहीं रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी इन्हीं के सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं बता देता हूं। देखिए, ये बात सही है कि चांदी पुलिस ने लूटी, लेकिन यह भी सही है कि उसी पुलिस को गिरफ्तार करके तस्करा डाल करके उसी को जेल भेजने का काम योगी सरकार में ही हुआ है। ऐसी ही घटना, ऐसी ही चांदी और सोने की लूट की घटना कन्नौज में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी। याद दिला रहा हूं भाटी जी आपको कि कन्नौज में जब चांदी और सोने की लूट व्यापारी से की थी तो क्या हुआ था? व्यापारी शिकायत लेकर के दर दर की ठोकर खाता रहा और पुलिस ने इतना भयाक्रांत कर दिया कि उसे अपनी शिकायत वापस लेनी पड़ी और प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सच्चाई यही है। अपराध किसी भी सरकार में होंगे, अपराध के बाद सरकार की कार्रवाई क्या है यह महत्वपूर्ण है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध पर होने के बाद अपराधी पर बहुत प्रभावी कार्रवाई होती है। आपकी सरकार में अपराधियों का संरक्षण होता था। आप वो पुलिसकर्मी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो जातिवाद के आधार पर जिनको पोस्टिंग मिलती थी, आप उनको बचाने का काम करते थे। बताइए ना कि कन्नौज में पीड़ित के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? या तो हमने न्याय देने का काम किया, अगर पीड़ित ने सोना चांदी किसी ने लूटा तो जेल भेजने का काम किया ना। ये परवाह नहीं की ना कि उसने खाकी पहन रखी है, खादी पहन रखी है, उसकी जाति क्या है, उसका किस पार्टी से जुड़ाव है। आप तो यही देखा करते थे ना।